सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और जो शामिल नहीं भी हैं, जिस तरह से ANP जो है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ML वली साहब भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करें, फुल कोर्ट जो है वो करें और तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए और वो इस केस का फ़ैसला करें। हम समझते हैं कि इससे जो है वो अदालत की तौक़ीर और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया और इस वक्त जो 63A का फ़ैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरी एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फ़ैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है, वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी? तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन हैं उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए और जो MPs डीसीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को डीसीट किया इस बुनियाद पे कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है, पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो डीसीट हुए और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो DC उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फ़ैसला ये होता है MPs की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी? तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफ़ा होगा, उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफ़ा होगा कि वो
فل جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا بینچ تشکیل دے اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے. اور ویسے بھی اس سے پہلے 2015 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ 8 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ لارجر بینچ تھا. اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی پارٹی ہیڈ کے متعلق کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائم ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے. جی لیکن اس کا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اسپیسیفکلی میں پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی تعریف کی گئی ہے، وہ دراصل ایک آئینی اس کی وائلیس چیلنج کی گئی، اس کو انٹرپریٹیشن نہیں کی ہے. میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو. دیکھیں جو راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس ہے وہ فل کورٹ ہی تھی اور وہ مقدمہ تھا جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان کی بابت. اس وقت جسٹس عصمت سعید صاحب جو تھے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے اور 8 جج صاحبان نے ان سے من و عن اتفاق کیا. کچھ ڈیسنٹس بھی تھیں اس میں. چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہے شامل ہیں اور واضح طور پہ لکھا انہوں نے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے 63A کی اس میں ایمفسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے. ایک اور 5 رکنی ججمنٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے. یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے. 5 جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز، رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ لنچ پن ہے. اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیتا ہے ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، وہ ٹکٹیں دیتا ہے، وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے، وہ 63A کے تحت فارغ کر سکتا ہے. تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے، انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدعا کی جو رانا صاحب نے کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ریویو کل کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے جو کہ داخل ہو چکا ہے اور اس کو نمبر لگ چکا ہے تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. دوسری بات کہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے لیکن فل کورٹ نے 2015 میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے. وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فل کورٹ بیٹھے گی اور اسے ایگزامن کرے گی. اور تیسرا، اگر ایم پی ایز جن کی اپیلیں پینڈنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈائریکشن تھی اور وہ بحال ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی. لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے 7 صدور آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. یہ بڑے اہم قانونی نکات ہیں. آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں. 63A کے ریفرنس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا، اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے ایگزامن کر لے. اگر فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ قانون میں ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈلے تو ضرور لیکن گنا نہیں جائے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری عدالت یہ فیصلہ دے سر تسلیم خم کر کے جائیں گے. یہاں یعنی یہ تینوں ججمنٹ جو کنفلکٹنگ ہیں، تینوں ججمنٹ جو ہیں وہ کنفلکٹنگ ہیں. کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ ڈپٹی اسپیکر کی حکومت جو ہے یہ تو ہم اس کو فی الحال کرتے ہیں علیحدہ، پرویز لائی صاحب کو لگائیں وزیر اعلیٰ، اور 63A کے نقطے کی اس تشریح کے لیے ہم فل کورٹ بنا دیتے ہیں اور وہ سبجیکٹ کی وزارت اعلیٰ فائنل. نہیں تو اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے 4 سے 6 دن میں نو کانفیڈنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے 5-6 روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا اور جائے. اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر کیا اس ہوگا؟ کا کیا جواب اور ہے؟ اگر پارٹی جی عطا صاحب بات کر رہے ہیں. اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین
جو बहाल हो डिफीट जाएंगे। हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थीं जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संदरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने। अच्छा ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो उस वक्त जी जी उस तरफ हो जाती है तो आप शहीद होने का पॉलिटिकल बयानिया लेके जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे, और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। जी नहीं कोई क्या- धमकी धौंस नहीं है। नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखिए ये जो तीनों चीज़ें तारण साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं, तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफ़ा होगा या उससे जो है वो कमी होगी, और ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? एतराज़ क्यों नहीं देखें किया? ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला बन नहीं, जाएं, चौधरी वहाँ साहब- पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे, और उस दुआए खैर में चौधरी शजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का डिस्प्यूट एक है, और उसका बात नहीं पढ़ना एक और चाहते। बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हिस्सा हैं, है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे। हम मरकज़ में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे, और वो सारों के सामने और है। फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होगी कि जो क्यू लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अब हाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो कर गया। काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौंस से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट अच्छा सर, आज जो यही तो तशरीह कराना लेकिन बात यह है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को वो भी थैंक यू। कुछ नहीं होता। यार किसके पास देना यार? क्या? किसके पास भी किसके?